India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से फिलहाल हुआ इनकार। पक्षकारों को नोटिस भेजा, कहा फैसले का करेंगे परीक्षण, ये फैसला अभी ना बने मिसाल। नारदा घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जवाबी हलफनामा संलग्न न करने का है मामला। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एनएचआरसी को चुनाव हिंसा बाद पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों को विस्थापन की शिकायत की जांच करने का दिया आदेश। कहा राज्यों की जिम्मेदारी है नागरिकों की सुरक्षा। राजद्रोह मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के कामकाज से असंतोष जताने के कारण निलंबित न्यायिक अधिकारी की जमानत की मंजूर। टीवी डिबेट में मुख्यमंत्री पर की थी तल्ख टिप्पणी। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्रों और पिंजरा तोड़ ग्रुप के कार्यकर्ताओं को पहले जमानत देने और फिर तुरंत रिहाई का आदेश देने पर संकेतों में नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल नजीर नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पूरे भारत में असर पड़ सकता है और ऐसे में इसीलिए हमने परीक्षण करने का फैसला लिया है। और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फिलहाल हम तीनों को मिली जमानत पर दखल नहीं देने जा रही हैं, इसका ये कहा है। इस पर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इन आरोपियों की जमानत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के खिलाफ दर्ज दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि आरोपी जमानत पर बाहर रहेंगे और इस आश्रय के आदेश पर कोई रोक नहीं होगी। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी, संविधान के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में पूरा यूएपीए अधिनियम को उलट दिया है। जवाब में जस्टिस गुप्ता ने कहा, चूंकि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और इसका अखिल भारतीय प्रभाव हो सकता है, हम नोटिस जारी करेंगे और पक्षों को सुनेंगे। इसके बाद एसजी मेहता ने जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, गहरे सम्मान के साथ ये घटना उस समय हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा पर थे और ये लोग उस दौरान हलचल पैदा करना चाहते थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने भी आदेश पर रोक लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये यूएपीए की धारा 15 में अस्पष्टता करता है। ये धारा जो आतंकवाद को परिभाषित करती है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने सहमति व्यक्त की कि जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा यूएपीए की व्याख्या की गई है, उसकी शीर्ष अदालत द्वारा जाँच की जानी चाहिए। एसजी मेहता ने सहमति जताते हुए कहा, मैं मानता हूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए ताकि 3 की जमानत रद्द की जाए, लेकिन इसे मिसाल न बनने दें। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, रोक रहने का मतलब होगा कि आदेश पर प्रथम दृष्टया रोक लगा दी गई है। हमारे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है। हम उच्च न्यायालय के आदेश को एक मिसाल के रूप में नहीं मानते हैं। बेंच ने अंततः अपने आदेश में कहा,
नोटिस जारी करें और 4 सप्ताह में काउंटर दाखिल किया जाए। 19 जुलाई से शुरू होने वाले गैर विविध सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच आदेश को किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष मिसाल नहीं माना जाएगा। दिल्ली दंगा मामले में कलिता, नरवाल और तन्हा को मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था और लगभग 1 साल तक हिरासत में रखा गया था। इससे पहले कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें 15 जून को जमानत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दो नागरिक समाज संगठनों ने महामारी के मद्देनजर प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए खाद्य सुरक्षा उपायों और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का सुझाव दिया और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने में मदद करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रवासी कामगारों के लिए राशन मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आवेदकों ने कहा कि दिसंबर 2021 तक बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम से OMSS के माध्यम से अनाज खरीदने की बजाय मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाना चाहिए। आवेदकों ने यह भी सुझाव दिया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि 11 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को इसे लागू करना बाकी है, जिसे इन राज्यों द्वारा भी लागू किया जा सके। आवेदकों के अनुसार सभी राज्यों में सामुदायिक रसोई को खाद्यान्न के साथ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों या नगर निगमों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई में वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को खाना पकाने की आपूर्ति मुफ्त प्रदान की जानी चाहिए। आवेदकों के अनुसार इस आधार पर प्रवासियों को बाहर करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए कि वे फंसे नहीं हैं और खाद्य सुरक्षा उपायों को उन सभी प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाया जाना चाहिए जो कि वर्तमान में काम कर रहे हैं या उन राज्यों में रह रहे हैं जहां उनके रहने की स्थिति की अनिश्चितता है और वहां की डोमिसाइल नहीं है। आवेदकों ने असंगठित मजदूरों की श्रेणी में आने वाले और कोविड-19 के कारण अत्यधिक वित्तीय दबाव से असुरक्षित प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत प्रस्तुत किया है और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत श्रमिक सुविधा केंद्रों का गठन किया जाना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर सभी राज्यों में या जहां असंगठित श्रमिक बड़े पैमाने पर केंद्रित हैं। आवेदकों के अनुसार इन श्रमिक सुविधा केंद्रों पर प्रवासी श्रमिकों को उनकी सहायता के लिए उपलब्ध योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए और कल्याण अधिनियमों के तहत श्रमिकों के ऑफलाइन पंजीकरण के साथ कानूनी सहायता की पेशकश की जानी चाहिए। एडवोकेट नुपुर कुमार द्वारा दायर और सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और एडवोकेट गायत्री सिंह द्वारा निपटाए गए वर्तमान आवेदन में ये भी कहा गया है कि ऐसे श्रमिक सुविधा केंद्रों पर किए गए पंजीकरण के परिणाम स्वरूप कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण और ऐसे केंद्रों पर कोविड-19 टीके की आपूर्ति होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी लहर के दौरान हाहाकार मचने के बावजूद लोगों ने सबक नहीं लिया है। पाबंदियों में ढील मिलते ही लोग झुंड में इकट्ठा हो जा रहे हैं। हैरत की बात है कि वो मास्क पहनने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम लोगों के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए मामले को स्वतः संज्ञान में ले लिया है। हाईकोर्ट ने इन मुद्दों पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की और शासन प्रशासन को इस दिशा में कठोर कदम उठाने का आदेश दिया। कोरोना काल में लोगों द्वारा प्रोटोकॉल नहीं पालन करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है और उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट बाजार की उन तस्वीरों और वीडियो से परेशान हो उठा जिनमें लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी है। ये फोटोज और वीडियोस व्हाट्सएप आदि वायरल है। हाईकोर्ट खासकर इस बात से खासा नाराज है कि भीड़ में शामिल कई लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बेफिक्र टहल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तस्वीरों को देखकर गहरी नाराजगी जताई है और लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को सबक नहीं सिखाया गया तो दिल्ली में कोरोना की अगली लहर भी आ जाएगी और फिर से जान माल का भारी नुकसान होगा। हाईकोर्ट ने इस बात की चिंता जताई है कि एक तरफ लोग लापरवाही बरत रहे हैं तो दूसरी तरफ
शासन प्रशासन भी पर्याप्त कदम उठाता नहीं दिख रहा है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की वेकेशन बेंच ने यह आदेश पारित किया है। मामले को अगली सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लगवा दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि लोग न तो ढंग से मास्क लगा रहे हैं और न ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन हो रहा है। हम तो बाजारों में भीड़ की तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। अथॉरिटीज को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो नियमों को अनदेखी कर रहे हैं। दूसरी लहर के दौरान कोरोना ने दिल्ली में जो कोहराम मचाया उसका जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि जनता अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहती तो उसे नियम का पालन करना सिखाना पड़ता है। उन्हें जब पालन करने की आदत पड़ जाएगी तब ये उनके व्यवहार में शामिल होने लगेगा। इस बीच एडवोकेट संजीव सभरवाल ने चांदनी चौक में लग रही भीड़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर दुकान के आगे जुटी भीड़ देखकर वो हैरान रह गए। एक वकील ने रोहिणी के सब रजिस्टर ऑफिस का उदाहरण दिया और बताया कि सरकारी दफ्तरों तक का यही हाल है। जनता ने तो मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना बंद ही कर दिया है। अथॉरिटीज की ओर से भी उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा जा रहा। ऐसे में तीसरी लहर आई तो स्थिति पिछली बार से ज्यादा भयावह हो सकती है। बेंच ने कोर्ट के माहौल का जिक्र किया। बेंच ने कहा कि ठीक यही हाल अदालतों का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। नारदा घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कानून मंत्री मलय घटक ने नारदा केस में सीबीआई द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में उनके जवाबी हलफनामे को हाईकोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर न लेने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कानून मंत्री मलय घटक ने नारदा केस में सीबीआई द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में उनके जवाबी हलफनामे को हाईकोर्ट द्वारा रिकॉर्ड पर न लेने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है और उस पर सुनवाई करते हुए घटक की तरफ से पेश वकील राकेश त्रिवेदी ने कहा कि उनका जवाबी हलफनामा बहुत महत्वपूर्ण है। उनके हलफनामे को कोर्ट को रिकॉर्ड पर लेना चाहिए। वहीं सीबीआई की तरफ से पेश तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। मेहता ने घटक से अपनी याचिका की कॉपी दिए जाने की मांग की। घटक ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई होनी है और उस पर रोक लगाई जाए। इस मांग को मानते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट मंगलवार तक मामले पर सुनवाई नहीं करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले को और अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। मलय घटक ने याचिका में कहा है कि मंत्री के अधिकारों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब सीबीआई को विभिन्न चरणों में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी हो। कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 9 जून के आदेश के खिलाफ 2 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के कामकाज से असंतोष जताने के कारण निलंबित न्यायिक अधिकारी की जमानत मंजूर की। अधिकारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, 153 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक निलंबित न्यायिक अधिकारी है और उनके फरार होने की आशंका बिल्कुल नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उस निलंबित न्यायिक अधिकारी की जमानत याचिका को मंजूर कर ली जिन्होंने सरकार चलाने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A, 153 और 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव की बेंच ने ये कहते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी कि याचिकाकर्ता एक निलंबित न्यायिक अधिकारी है और उनके फरार होने की आशंका बिल्कुल नहीं है। याचिकाकर्ता जो निलंबित न्यायिक अधिकारी है उसके खिलाफ शिकायत थी कि एक टेलीविजन डिबेट के क्रम में उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी असंयमित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसकी इच्छा मुख्यमंत्री का सिर कलम कर देने की है। इन बयानों के आधार पर ये कहते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके इस प्रकार के बयान के कारण समाज में विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ेगी और इस तरह का बयान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए की गई अपील के दायरे में आएगा, जो आईपीसी की धारा 124A के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इन आरोपों के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। न्यायिक अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और तब से वह हिरासत में है।
ट्रायल जज ने मई 2021 में जमानत याचिका खारिज भी कर दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि जिस तरह से सरकार चलाई जा रही थी उससे असंतोष वे जता रहे थे। उन्होंने दलील दी थी कि केदार सिंह AIR 1962 SC 955 मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजद्रोह के आरोप का संपूर्ण उत्तर है। सरकारी वकील ने दलील दी थी कि व्याख्या से इतर उनका बयान वैध तरीके से चुनी गई सरकार को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने के दायरे में आएगा। ये भी दलील दी गई कि आंध्र प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल के नियम 15 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि सरकारी सेवा में संलग्न ऑफिसर सरकार की अनुमति के बिना न तो सरकार के कामकाज से संबंधित पहलुओं के बारे में न ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में टिप्पणी ही कर सकता है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि ये अपराध बयान पर आधारित है जो कि टेलीविजन डिबेट के दौरान किया गया था। ये बयान रिकॉर्डेड है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। साथ ही 60 दिनों की अवधि भी पहले ही समाप्त हो चुकी है और इस प्रकार जांच को प्रभावित करने का अब सवाल ही नहीं उठता। ब्यूरो रिपोर्ट। चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खतरे से तभी निपटा जा सकता है जब हम सभी सही मूल्यों को अपनाएं। ये देखते हुए एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके लिए कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता है। जस्टिस GR स्वामीनाथन के खंडपीठ ने हालांकि एक बार के उपभोक्ता और डिजिटल डोमेन में ऐसी सामग्री को प्रसारित या प्रचारित या प्रदर्शित या वितरित करने वालों के बीच अंतर किया है। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही कोई डिजिटल स्पेस में कदम रखता है वह राज्य या सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चलाने वालों की निगरानी में आ जाता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई निजता को लेकर उत्सुक है तो ऐसे नेटवर्क से बाहर रहना ही एकमात्र विकल्प है। बेशक मौजूदा दुनिया में ये एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। इसके अलावा ये देखते हुए कि पोस्को एक्ट 2012 की धारा 43 अधिनियम के बारे में जन जागरूकता केंद्र और राज्य सरकारों को कानून के प्रावधानों के बारे में जन जागरूकता फैलाने के उपाय करने के लिए बाध्य करती है। न्यायालय ने कहा कि लेकिन ये अकेले पर्याप्त नहीं हो सकता है। ये कि बिग ब्रदर हमें देख रहा है उन लोगों को नहीं रोक सकता है जो इस तरह के दुराचार में शामिल होने के लिए दृढ़ है। सिस्टम भी हर अपराधी पर मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं हो सकता। केवल नैतिक शिक्षा के माध्यम से कोई रास्ता निकाला जा सकता है। केवल भारतीय संस्कृति ही एक बांध के रूप में कार्य कर सकती है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 15(1) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(b) के तहत मामला दर्ज किया गया था और गिरफ्तारी की आशंका के साथ ही उसने एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मामले में अदालत ने पाया कि आरोपी ने फेसबुक मैसेंजर के अपने दोस्त के साथ आपत्तिजनक सामग्री साझा की और चूंकि घटना के बाद उसे प्रतिकूल सूचना नहीं दी गई, चूंकि उसने जांच में सहयोग किया इसीलिए उसे अग्रिम जमानत दी गई। कोर्ट ने कहा कि ये एक बारगी की कार्रवाई थी और ये प्रसारण या व्यावसायिक उद्देश्यों का मामला नहीं था। हालांकि कोर्ट ने आरोपी को पुलिस के समक्ष पेश होने और FIR में उल्लिखित सिम कार्ड और अपराध में शामिल अन्य उपकरणों के साथ मोबाइल फोन सौंपने का निर्देश दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी की स्थिति में 5,000 रुपए की जमानत की जो राशि है वो 2 जमानतों अरैर समान राशि के व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया गया। आदर्श कुमार अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श जी, जानना चाहेंगे आपसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाई कोर्ट को क्यों टिप्पणी आखिर करनी पड़ी? जी, बताना चाहेंगे इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जैसे कि कोई डिजिटल स्पेस में कदम रखता है वह राज्य या सोशल नेटवर्किंग साइट की चलाने वाली की निगरानी में आ जाता है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है अगर कोई निजता को लेकर उत्सुक है तो ऐसे नेटवर्क से बाहर रहना ही एकमात्र विकल्प है, जो बेशक मौजूदा दुनिया में एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। वहीं कोर्ट ने आगे ये कहा है कि आज की तारीख में पोर्नोग्राफी देखने जैसी निजी कृत्य को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो इसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति और गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत मानते हैं। हालांकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्वतंत्रता के इस दायरे से बाहर है। वहीं कोर्ट न्यायालय ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है और यह एक साइबर हेल्पलाइन रखता है
और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को उस एनजीओ के बीच समझौता के जरिए वो अपनी सामग्री एनसीआरबी को उपलब्ध कराता है। जी बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.